तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जूलॉजी वाला जो हमारा सेक्शन है। सबसे पहले रिस्पायरेशन को डिफाइन कर लें। रिस्पायरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आप किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब हमारे बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में किस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, उसको नॉर्मली हम लोग रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। वैसे अगर थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर के इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस, मैंने कैटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में आपको पहले बता दिया है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ों को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन होता है। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर तोड़ने वाली बात है। रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच by the help of oxygen large molecules are broken down and energy is released। एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिलीज होगा। तो दो तरीके से आप रिस्पायरेशन को समझ सकते हैं, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहला तो ये हुआ कि रिस्पायरेशन को नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं इट इज़ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन इंडिविजुअल बॉडी एंड इन्वायरमेंट, या कह सकते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग, आउटर जो सराउंडिंग है, या कह सकते हैं कि इट इज़ ए ब्रेक डाउन प्रोसेस, और कह सकते हैं इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। दोनों का एक ही मतलब है, जिसमें हम ऑक्सीजन की मदद से लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड को या लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ मैक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, लार्जर मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाता है। ऑल राइट। रिस्पायरेशन जो है बच्चे, ह्यूमन बीइंग के केस में रिस्पायरेशन जो है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, जो फिगर देख रहे हैं, वो लंग का है। और लंग के अंदर जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट हैं, जैसे कि लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ये लंग का ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम बेस बोल रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट लंग है, ये वाला पार्ट जो है वो राइट लंग है। लंग जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। आउटर मेम्ब्रेन को पेराइटल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लंग। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम लोग पेराइटल बोलते हैं, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है उसको विसरल बोलते हैं। दोनों ही मेम्ब्रेन को प्लूरा के नाम से जानते हैं। और एक बात और यहाँ बता दें कि ये जो दो प्लूरा या दो जो मेम्ब्रेन है लंग्स का, इसके बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। प्लूरल फ्लूइड का सिग्निफिकेंस बस यही है कि जब दोनों ही लंग का मेम्ब्रेन, चाहे वो बाहर वाला पेराइटल हो या अंदर वाला विसरल हो, जब सांस लेते हैं तो थोरेसिक कैविटी मूव करता है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट भी हो सकता है मूवमेंट और नॉन सिग्निफिकेंट मूवमेंट भी, लेकिन मूवमेंट तो है। तो जब मूवमेंट होता है तो उस समय दोनों मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। तो जब मूव करेंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट ना हो जाए। ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो जो यहाँ पर सेल एंड टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं प्लूरा के साथ, वो टूट सकते हैं, उनका वियर एंड टियर हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड जो है वो मौजूद है, जो कि फ्रिक्शन के अमाउंट को कम कर रहा है। आप देख सकते हैं बच्चे, जो लेफ्ट लंग है वह एक पार्टीशन से डिवाइडेड है। आप देखिए कि लेफ्ट लंग के अंदर सिंगल पार्टीशन है, लेकिन राइट लंग के अंदर आपको दो पार्टीशन नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक सिंगल पार्टीशन है, यहाँ पर आपको दो पार्टीशन नज़र आ रहा है। ये वाला जो पार्टीशन है
इसको हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल पार्टीशन कह सकते हैं। और ये वाला जो है, जो कि राइट लोब ऑफ द लंग में है मौजूद, इसको हम लोग ऑब्लिक के नाम से जानते हैं, ऑब्लिक फिशर हम लोग इसको बोलते हैं। इस तरफ आते हैं लेफ्ट लंग की तरफ, तो एक सिंगल पार्टीशन है जिसको हम लोग ऑब्लिक फिशर के नाम से जान रहे हैं। ओके, तो सबसे ऊपर आपका लैरिंग्स है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं बच्चे, वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद आपका जो है विंड पाइप है। विंड पाइप किसका दूसरा नाम है? ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। विंड पाइप इज द अनदर नेम ऑफ ट्रैकिया। इसके बाद ये जो है इस तरीके से जो आपको नज़र आ रहा है, जो कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, या कार्टिलेज का बना हुआ रिंग होता है जो कि कंप्लीट नहीं है, तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रा है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास से यहाँ पर पार्टीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक ही साइड में ड्रॉ किया है, ये एक्चुअली दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पर जब डिवीजन होगा तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकी। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो सेकेंडरी। जब प्राइमरी ब्रोंकी में पार्टीशन होगा तो सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी में जब पार्टीशन हो जाएगा तो टर्शियरी ब्रोंकी। फिर आ जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद आपका जो है छोटा छोटा वेरी स्मॉल थीन वास्कुलर बैग लाइक मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब बिल्कुल एक लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ, जिसके थ्रू इजीली डिफ्यूजन हो सके। क्यों डिफ्यूजन हो सके? बिकॉज लंग का काम है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होगा तो बहुत आसानी के साथ जो है वो डिफ्यूजन हो पाएगा। इसलिए सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई का दूसरा नाम होता है मिनिएचर लंग। मिनिएचर लंग इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग का एक्चुअल फंक्शन जो है वो इसी एल्वुलाई के द्वारा पूरा किया जाता है। ओके, अब जो है लोब्स की बात करें तो ये जो ऊपर वाला जो बड़ा सा हिस्सा आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ लंग में नजर आ रहा है, इसको सुपीरियर लोब बोलेंगे। नीचे वाला जो छोटा वाला हिस्सा है इसको हम लोग इंफीरियर लोब के नाम से जानेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सुपीरियर हो जाएगा, ये इन्फीरियर हो जाएगा, और ये वाला लोब जो है, सॉरी, ये आपका सुपीरियर हो जाएगा, ये आपका मिडिल लोब हो जाएगा। ये सुपीरियर लोब है, ये मिडिल लोब है, और ये 3 नंबर वाला जो है वह आपका इन्फीरियर लोब कहलाएगा। ओके, तो हम देख रहे हैं पूरे लंग के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ऊपर वॉइस बॉक्स मौजूद है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे एक स्ट्रेट ट्यूब नजर आ रहा है जो कि इनकम्प्लीट कार्टिलिजिनस रिंग, मतलब कार्टिलेज के, मतलब पूरा नहीं हुआ है रिंग, मतलब पूरा राउंड नहीं हुआ, ये पूरा राउंड नहीं है, ये ऐसा है। तो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ स्ट्रक्चर पूरे विंड पाइप के ऊपर आपको नजर आ रहा है। जब वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा में जा रहा है, चेस्ट वाले एरिया में, पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रा के पास जाके पार्टीशन स्टार्ट हो गया है। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास से पार्टीशन स्टार्ट है। पहले आया प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी का पार्टीशन होगा सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी का पार्टीशन होगा टर्शियरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी के बाद आ जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद एक वास्कुलर सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ बहुत ही पतला सा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा, विच इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिसको हम लोग एल्वुलाई के नाम से जानते हैं। ओके, तो हमको चित्र में जो है कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लग रही हैं। इसके बाद ये जो पार्ट है आपका, थोड़ा सा जो यहाँ पर कर्व नजर आ रहा है, यहाँ पर आपका हर्ट मौजूद होगा। इस पार्ट को हम लोग कार्डियक नॉच के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों बोल रहे हैं इसको? कार्डियक सेल का मतलब हर्ट सेल। तो यहाँ पर हर्ट सेल, हर्ट यहीं पर मौजूद है। मैंने बताया था पिछले ही क्लास के अंदर, मैंने बताया था कि हर्ट इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। तो ये जो स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, इधर ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ जो हर्ट होगा, ये जो हर्ट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ आपको नजर आएगा, और दोनों ही लंग के बीच में। और जिस कर्व के अंदर ये हर्ट मौजूद है उस कर्व को हम लोग कार्डियक नॉच के नाम से जान रहे हैं। बहुत अच्छे। इसके बाद आपका जो है दोनों लंग्स के बीच का एक पार्टीशन है,
दोनों लंग के बीच का एक पार्टीशन भी होगा। तो ये जो लेफ्ट एंड राइट लंग के बीच का पार्टीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियास्टीनम। क्या बोल रहे हैं? मीडियास्टीनम बोल रहे हैं। मीडियास्टीनम इज द पार्टीशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग। मीडियास्टीनम वह पॉइंट है जहां पर कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। जैसे क्या मौजूद होंगे वहाँ पर हार्ट मौजूद होगा, वहाँ पर ओइसोफेगस मौजूद होगा, वहाँ पर थोरेसिक कैविटी ऑफ द या थोरेसिक पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद होगा। तो ये सारा जो है हार्ट, ओइसोफेगस एंड थोरेसिक पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारा चीज़ जो है आपके इसी मीडियास्टिनम, दैट इज द पार्टीशन बिटवीन द टू लंग्स में जो है वो मौजूद है। नीचे की तरफ एक इस तरीके का एक कर्व, इसको डोम सेप्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोम सेप्ट। ये हो गया आपका डायफ्राम कहलाता है, ये डायफ्राम। डायफ्राम का जो शेप है वो डोम सेप्ट, इस तरीके का शेप, इसको डोम सेप्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, डोम सेप्ट स्ट्रक्चर। तो ये डोम सेप्ट स्ट्रक्चर डायफ्राम का आपको नीचे की तरफ मौजूद है। मतलब डायफ्राम इज द पार्टीशन बिटवीन थोरेसिक कैविटी, ये आपका पूरा हो गया थोरेसिक कैविटी, और नीचे आपका मौजूद होगा एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी के बीच के पार्टीशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? इसको हम लोग बोलेंगे डायफ्राम के नाम से जानेंगे। ओके, तो हमको लगता है आपको लमसम आइडिया जो है डायग्राम का हो चुका है। एक बार फिर से देखते हैं। लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, प्राइमरी ब्रोंकी, पार्टीशन सेकेंडरी ब्रोंकी, पार्टीशन टर्शियरी ब्रोंकी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वुलाई, मीडियास्टिनम, डायफ्राम, कार्डियक नॉच, ऑब्लिक फिशर, सॉरी ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। इसका मतलब लेफ्ट लंग के अंदर आपको दो लोब नजर आएगा, टू लोब्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट सेकेंड। लेफ्ट लंग के अंदर आपको सिर्फ दो लोब नजर आता है, जबकि राइट लंग के अंदर आपको 1 2 3 मतलब सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडिल, तीन आपको लोब जो है वो आपको नजर आएगा। तो डायग्राम का जो है एक लमसम आपको आइडिया हो चुका है। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये हम कह सकते हैं डेफिनेशन के अंदर। या कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ये भी एक तरीके का एक इसका सिंपल डेफिनेशन हो सकता है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की बात करें, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने प्रकार का रिस्पायरेशन होगा, तो ह्यूमन बींग में तो एक ही प्रकार का रिस्पायरेशन है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, क्योंकि ह्यूमन बींग के अंदर लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन किया जाता है। तो जब रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा किया जाए तो उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर रिस्पायरेशन मछलियों के केस में, अगर रिस्पायरेशन गिल्स की मदद से किया जाता है तब उसको ब्रैंकियल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। और अगर रिस्पायरेशन जो है वो स्किन की मदद से किया जाए, जैसे कि फ्रॉग के केस में, जो एम्फीबिया होते हैं, एम्फीबियंस का मतलब क्या हुआ, जो कि पानी के अंदर भी और सूखे जमीन के अंदर, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों जगह बहुत ही आसानी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस प्रकार का जो रिस्पायरेशन होगा, जो कि फ्रॉग और एम्फीबियंस के केस में देखा जाता है, जो कि स्किन की मदद से जो रिस्पायरेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। तो अगर रिस्पायरेशन लंग की मदद से हुआ देन इट इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अगर रिस्पायरेशन गिल्स की मदद से हुआ मछलियों के केस में, तब उसको बोलेंगे ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। अगर रिस्पायरेशन स्किन की मदद से हुआ इन द केस ऑफ फ्रॉग एंड एम्फीबियन, तब उसको बोलेंगे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। सो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन हम लोग तीन चीज देख सकते हैं बच्चे। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी रिस्पायरेशन, पल्मोनरी रिस्पायरेशन की अगर हम लोग बात करें तो रिस्पायरेशन बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। अगर रिस्पायरेशन लंग्स की मदद से हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, इन सब में जो है रिस्पायरेशन कैसा होता है, लंग्स की मदद से होता है। तो जब लंग्स की मदद से रिस्पायरेशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। दूसरा देखेंगे बच्चे, दूसरा है ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, जब ब्रैंकियल रिस्पायरेशन की बात हम लोग करेंगे तो रिस्पायरेशन डन बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। अगर गिल्स की मदद से रिस्पायरेशन हो रहा है तब हम इसको ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहेंगे, जो कि मछलियों के केस में देखा जाता है। फिश के केस में, फिश के केस में जो रिस्पायरेशन है वह होगा गिल्स की मदद से और कहलाएगा ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। तीसरा जो हमारा टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन जो होगा बच्चे वो होगा किसकी मदद से, स्किन की मदद से। स्किन की मदद से जो रिस्पायरेशन होगा वो कहलाएगा क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, सीन इन द केस ऑफ फ्रॉग एंड एम्फीबियंस।
एम्फीबियंस एंड फ्रॉग के केस में जो है ये रिस्पायरेशन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा 3 टाइप का रिस्पायरेशन हो गया। रिस्पायरेशन का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि जैसे ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया ये बाहर की तरफ, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नेसल पैसेज। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, अंदर की तरफ जाएंगे तब आपको मिलेगा नेसल चैम्बर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, और नेसल चैम्बर के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा नेसोफेरिंग्स। मैंने आपको बताया था फेरिंग्स जो होता है जो कि एक कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। तो एक 3 पार्ट होता है फेरिंग्स का। पहला पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स, मैंने पहले बताया है आपको। ओरोफेरिंग्स होता है, नेसोफेरिंग्स होता है और लैरिंजोफेरिंग्स होता है। तो ये जो नेसोफेरिंग्स जो हमारा है वो पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है। और ये नेसोफेरिंग्स आगे चल करके जो है उसको जाना किधर है बच्चे, उसको जाना है ट्रैकिया में। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप के अंदर इस नेसोफेरिंग्स को पहुंचना है। और जाने के जब वो जाना चाहेगा ट्रैकिया के अंदर तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा ग्लॉटिस के थ्रू। तो सबसे पहले हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर हो गया नेसल पैसेज, फिर हो गया नेसल चैम्बर, फिर हो गया नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप। और रास्ते में जो है वो आपको लैरिंग्स का भी हिस्सा मिलेगा। लैरिंग्स जो है वो मैंने पहले ही बताया कि कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ एक बक्सा होता है जिसके अंदर रेजोनेटिंग इफेक्ट से साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ग्लॉटिस के पास जो है वहाँ पर इपीग्लॉटिस एक कार्टिलेज का बना हुआ ही एक फ्लैप भी मौजूद होगा, हमने डायजेशन में डिस्कस किया हुआ था, जो कि ट्राई करेगा कि बंद कर सके विंड पाइप को, जिस समय मतलब फूड मॉलिक्यूल को जाने से रोकने के लिए विंड पाइप के अंदर इपीग्लॉटिस जो होता है जो कि कार्टिलेज का फ्लैप है वो बंद कर सकता है, या बंद कर देता है वो ट्रैकिया को। इसके बाद जब वो आगे बढ़ेगा तो फिर आपको ट्रैकिया के थ्रू इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है यह सिर्फ यहीं तक मौजूद नहीं है, यह जो है आपको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाएगा। ये सब जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये पहुंचेगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जाकर के इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो होता है वो रुक जाता है, उसके बाद वो मूव नहीं करता है। इसके बाद आपको प्राइमरी ब्रोंकी है, सेकेंडरी ब्रोंकी है, टर्सरी ब्रोंकी है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलाई है, और एल्वुलाई इज द साइट ऑफ गैसियस सेक्शन। यहां तक जो है आपको मैं बताऊंगा, ठीक। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पैसेज में बता दूं पहले किस तरीके से आप एयर का मूवमेंट है। तो सबसे पहला हो गया आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इसके बाद आपका आ गया नेसल पैसेज, नेसल पैसेज आ गया। नेसल पैसेज के बाद आपका आ गया नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर के बाद आपका आ गया नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स ये पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है, एंड फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मैंने कितनी बार बताया आपको। अब नेसोफेरिंग्स के बाद जो है इसको ग्लॉटिस में जाना है, और ग्लॉटिस में जाने के बाद जो है यह आगे फिर ट्रैकिया के अंदर जाएगा, ट्रैकिया के अंदर जाएगा, फिर वो पहुंचेगा थोरेसिक फिफ्थ, थोरेसिक वर्टिब्रा के पास पहुंचेगा। वर्टिब्रा ये यहाँ इस तरीके से गया, विंड पाइप ट्रैकिया को क्रॉस करते हुए फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास जाकर के डिवाइड करना शुरू करेगा। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास पहुंचा, वहाँ पर बनाया इसने सबसे पहले जब पार्टीशन स्टार्ट हुआ तो इसने बनाया प्राइमरी ब्रोंकी, फिर इसने बनाया सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर इसने बनाया टर्सरी ब्रोंकी,
टर्सरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी तक बना। फिर इसने बनाया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहां देखिए, ये जो पार्ट है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, या एयर को कंडक्ट करके लंग्स के अंदर लेकर के जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है आपका, नॉस्ट्रिल, पैसेज, चैम्बर, नेसोफेरिंक्स, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, प्राइमरी ब्रोंक्यू, सेकेंडरी ब्रोंक्यू, टर्मिनल, टर्सरी ब्रोंक्यू एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये तक जो हिस्सा है ये आपका कहला रहा है कंडक्टिंग पार्ट। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जब यह पहुंच रहा है एल्वुलाई तक, एल्वुलाई और एल्वुलाई के डक्ट्स तक, क्योंकि यहीं पर आपका क्या होना है, एक्सचेंज होना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज पार्ट। मतलब यहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा, किसका एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब यहां पर हो रहा है गैसियस एक्सचेंज। अच्छा एक बात और बता दें, यहां पर ये जो आपका एल्वुलाई है, इसके बाहर की तरफ एक फिल्म ऑफ लेसिथिन मौजूद होता है, फिल्म ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन का एक फिल्म जो है एल्वुलाई के चारों तरफ मौजूद होता है। देखिए अगर ये एल्वुलाई आप मानते हैं इसको बच्चे, तो इसके चारों तरफ जो है एक फिल्म है, किसका, लेसिथिन का। क्यों है लेसिथिन का फिल्म, क्योंकि यह एल्वुलाई जो कि गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, इसके सरफेस टेंशन को लेसिथिन रिड्यूस कर देगा, इसके सरफेस टेंशन को लेसिथिन जो है वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। लेसिथिन विल रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वुलाई। और एल्वुलाई का दूसरा नाम मैंने आपको पहले बताया, मिनिएचर लंग भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा जो हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर का मूवमेंट एल्वुलाई तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि रिस्पायरेशन हो कहाँ रहा है, तो रिस्पायरेशन हो रहा है थोरैसिक कैविटी के अंदर, थोरैसिक कैविटी के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग का जो रिस्पायरेटरी सेटअप है, ह्यूमन बीइंग का जो रिस्पायरेटरी सेटअप है, मतलब जहाँ से वो एयर को अंदर ले रहा है, मतलब इंस्पायरेशन कर रहा है, और जहाँ से वो एयर को बाहर छोड़ रहा है, मतलब एक्सपायरेशन कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए जो चैम्बर उसके पास थोरैसिक कैविटी मौजूद होता है, उस चैम्बर का निर्माण किन चीज़ों से हुआ है जरा हम उसको देख लें। तो थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर का जो डेवलपमेंट है वह अगर हम लोग बात करें तो डॉर्सल पोजीशन पहले बात करते हैं, डॉर्सल पोजीशन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो डॉर्सल पोजीशन पर यहाँ पर मौजूद होता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये मान लीजिए थोरैसिक कैविटी, तो पीछे की तरफ ये वाला हिस्सा, अगर पीछे से देखें हम लोग, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आपका जो है, मतलब ये वाला हिस्सा नहीं देंगे, लेटरल पार्ट हो गया, इसको रिब्स बोलेंगे। इसके अंदर जो है थोरैसिक कैविटी का पीछे वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या कहला रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। आगे की तरफ ये वाला जो हिस्सा है जिसको वेंट्रल पोजीशन कहते हैं, यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर मौजूद है स्टर्नम। तो ये हमारा हो गया डॉर्सल पोजीशन पर वर्टिब्रल कॉलम है, और वेंट्रल पोजीशन पर है स्टर्नम। स्टर्नम हो गया वेंट्रल पोजीशन पे, डॉर्सल पोजीशन वर्टिब्रल कॉलम है। लेटरल पोजीशन देखिए बच्चे, लेटरल में क्या मौजूद है, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल है, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल, ये आपका लेटरल पोजीशन पर मौजूद है। और नीचे की तरफ डाउनवर्ड ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, डोम शेप मैंने अभी आपको बताया। तो नीचे की तरफ क्या मौजूद है, नीचे की तरफ मौजूद है डायफ्राम।
ये आपका हो गया थोरेसिक चैम्बर का निर्माण। थोरेसिक चैम्बर मतलब डॉर्सल पोजीशन पर बात करें तो डॉर्सल पोजीशन पर आपका जो है वर्टिब्रल कॉलम है। वेंट्रल पोजीशन पर बात करें तो स्टर्नम है। लेटरल पोजीशन पर बात करें तो रिब्स और इंटरकोस्टल मसल है। और डाउनवर्ड पोजीशन पर हम लोग बात करें बच्चे तो वहाँ पर आपका क्या मौजूद है, वहाँ पर आपका डायफ्राम मौजूद है। समझ में आ रही है बात? ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं एक दो बात मैंने जो डायग्राम में बताया है उसको जैसा मैं साइड में लिख दूं। वैसे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि एल्वुलाई जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं मिनिएचर लंग। और ये जो एल्वुलाई है या जिसको हम लोग मिनिएचर लंग बोल रहे हैं, यह कवर्ड होता है, कवर्ड बाय लेसिथिन। लेसिथिन, लेसिथिन के फिल्म से, फिल्म ऑफ लेसिथिन, लेसिथिन फिल्म से ये कवर्ड होता है टू reduce the surface tension। to reduce the surface tension। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख दूं, प्लूरल फ्लूइड जो होता है बिटवीन लेयर ऑफ प्लूरा, between layer of pleura reduces friction between pleural membrane। एक पॉइंट मैं लैरिंग्स के बारे में बता दूं। लैरिंग्स इज ए cartilaginous box for sound प्रोडक्शन। ओके, तो हमने लंग्स के डायग्राम को अच्छे से देखा, सारे पार्ट्स को अच्छे से समझा, बेसिक डेफिनेशन जाना रिस्पायरेशन का, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन को समझे, एयर का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है रिस्पायरेशन के थ्रू, किस तरीके से वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्वुलाई तक पहुंच रहा है, रास्ते में किस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी पार्टीशन कर रहे हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर आपका एक चीज़ और बता दें यहाँ पर बच्चे, एल्वुलाई के बारे में एक पॉइंट तो बोला लेकिन उसको लिखा नहीं। देखिए इसमें एक पॉइंट और जानिए कि एल्वुलाई जो है, एल्वुलाई इज मेड अप ऑफ single layer of squamous epithelium। स्क्वामस एपिथेलियम मतलब 9th क्लास में पढ़े हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन, काफी पतला सा जिसके थ्रू आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। तो एल्वुलाई इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम हैविंग, इसके पास रेटिकुलर एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। एल्वुलाई क्या है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है और इसके अंदर रेटिकुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एल्वुलाई इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम के सिंगल लेयर का बना हुआ होता है और इसके अंदर ये मौजूद होता है कनेक्टिव टिश्यू का फाइबर्स। और वो जो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं रेटिकुलर नेचर के और होते हैं इलास्टिक नेचर के। इलास्टिक और रेटिकुलर क्यों है बच्चे, देखिए गैसेस एक्सचेंज होना है, तो जब तक स्पंजी नहीं होगा, जब तक थोड़ा इलास्टिक नहीं होगा,
आसानी के साथ वो, जब तक आप उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, जब तक आप उसको डिस्टेंस या डिसऑरिएंट नहीं बहुत आसानी से कर पाएंगे, तब तक जो है गैसेस एक्सचेंज बहुत आसानी से नहीं हो सकता है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया है। थोरेसिक बॉक्स इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स: डोर्सल पोजिशन पर वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल पोजिशन पर स्टर्नम, लेटरल पोजिशन पर रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायफ्राम। एल्वुलाई जो होता है, जो कि मिनिएचर लंग कहलाता है, वह कवर्ड होता है थिन फिल्म ऑफ लेसिथिन से। सिर्फ नॉलेज के मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। थिन फिल्म ऑफ लेसिथिन का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन को क्या करना है? रिड्यूस करना है। प्लूरल फ्लूइड जो होता है, जो कि पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में जो प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है, वह रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स फॉर साउंड प्रोडक्शन। लैरिंग्स जो होता है वह साउंड प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और वह कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि एल्वुलाई जो होता है वह अगर वास्कुलर नहीं हो, एल्वुलाई का नेचर कैसा होना चाहिए? वास्कुलर होना चाहिए, मतलब इसके थ्रू चीज़ों का एक्सचेंज बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। तो वास्कुलर होता है, इरेगुलर भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्फेरिकल शेप का होगा या राउंड शेप का होगा या किसी पार्टिकुलर डायमेंशन वाले शेप में होगा। इरेगुलर शेप का, किसी भी शेप का हो सकता है, जनरली स्फेरिकल होता है। तो वास्कुलर है, इरेगुलर है, और एक ही लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है, जिसके अंदर रेटिकुलर एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारा रेस्पिरेशन का, वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के बारे में देखेंगे, किस तरीके से इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म वर्क करता है और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म वर्क करता है। इसमें आपको ये याद रखना है थोरेसिक बॉक्स का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये आपको देखना है, बस एक इसको याद रखना है। इसी से हमको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन सब अच्छे से क्लियर होगा। और फिर हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डेवलपमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए, और कैसे जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का डेवलपमेंट होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पर फिर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, मिक्सिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, तो हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके। अब देखिए बच्चे जरा, रिस्पिरेशन के अंदर हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, किस तरीके से सांस अंदर की तरफ आ रहा है। एयर जब एनवायरनमेंट से आपके लंग्स के अंदर आएगा, तब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंस्पायरेशन। और एयर अगर आपके लंग्स से इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा है, तब हम उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन का मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मैंने पहले ही आपको बताया, वहां पर थोरेसिक चैम्बर का जो डेवलपमेंट करने वाला जो 4 फैक्टर था, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि डॉर्सल पोजीशन पर, मैं जस्ट पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया था, पिछले वाले बोर्ड पर पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे डॉर्सल पोजीशन में बात करेंगे तो वर्टिकल कॉलम हो जाता है, और अगर हम वेंट्रल पोजीशन पे बात करें तो स्टर्नम हो जाता है। साइड में बात करें, लेटरल पोजीशन में बात करें तो आपका रिब्स आ जाता है। डाउनवर्ड बात करें, नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका डायफ्राम आ जाता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट, ये सभी थोरेसिक चैम्बर का डेवलपमेंट है। और यही जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं, जिसकी मदद से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस को पूरा किया जाता है। ठीक, तो बेसिकली जो प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट जो बनाया जाएगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए, वो बनाया जाता है डायफ्राम के द्वारा।
और इंटरकोस्टल मसल ऑफ रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल है रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके द्वारा जो है ये प्रेशर ग्रेडियंट तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा एयर का मूवमेंट फ्रॉम बॉडी टू एटमॉस्फेयर और फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू बॉडी मतलब लंग्स के अंदर ये जो मूवमेंट है एयर का, ये प्रेशर ग्रेडियंट का डेवलपमेंट डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल ऑफ रिब्स के द्वारा पूरा किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन में आप देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे आप सांस ले रहे हैं, देखिए जैसे ही आपने सांस लिया, एयर को जैसे आपने इनहेल किया, आपका डायफ्राम जो है नीचे की तरफ चला गया, मतलब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे इंस्पिरेशन में वो ये, डायफ्राम क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ओके, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट किया, देखिए यहाँ तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि साइड में जो रिब्स का जो इंटरकोस्टल मसल है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पर तो रिब्स का इंटरकोस्टल मसल ऊपर की तरफ गया और डायफ्राम आपका नीचे की तरफ चला गया। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया और इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन रिब्स वो कहां चला गया, अपवर्ड। इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स जो होगा वो ऊपर की तरफ चला गया। ये दोनों ही जैसे घटनाएं होंगे, आपका थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम जो है आपका वो इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेंगे, जरा देखिए इसको। इंस्पिरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए साइड में रिब्स है और ये आपका रिब्स और इंटरकोस्टल मसल वाला हिस्सा, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल। तो ये जो रिब्स है एंड इंटरकोस्टल मसल, ये जो रिब्स और इंटरकोस्टल मसल है ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं। और ये जो आपका डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। ये पोजीशन किसका है, ये पोजीशन है इंस्पिरेशन का, ये इंस्पिरेशन का पोजीशन है। रिब्स और इंटरकोस्टल मसल ऊपर की तरफ निकल गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ चला गया, ये इंस्पिरेशन का पोजीशन है। तो डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट किया और नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर गया, ये डाउनवर्ड अगर मूवमेंट हो गया डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल और रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो ये ऊपर गया ये नीचे गया, साइज का बड़ा हुआ ना, तो थोरेसिक वॉल्यूम इसका क्या कर दिया, इंक्रीज, यही है थोरेसिक वॉल्यूम, ये इंक्रीज कर दिया। तो थोरेसिक कैविटी किधर मौजूद है, लंग्स में, और लंग्स का वॉल्यूम क्या कहलाएगा, लंग्स के दूसरा नाम क्या बताए थे, पल्मोनरी। तो लंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो थोरेसिक वॉल्यूम भी बढ़ गया और पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गया, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर गया, ये दोनों इंक्रीज कर रहा है, ये दोनों इंक्रीज कर दिया। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज किया, अब एक रूम है, मान लीजिए ये छोटा सा एक रूम है, मान लीजिए ये छोटा सा रूम है, इसमें 5 आदमी रह सकते हैं। अब क्या हुआ कि दीवार को थोड़ा सा और बढ़ा कर दिए, मतलब ज्यादा स्पेस कवर कर दिए, ये दीवार को भी नीचे कर रहे हैं, तो रूम का साइज तो बड़ा हो गया, मतलब रूम का वॉल्यूम तो बड़ा हो गया। तो पहले 5 आदमी से रह रहा था, तो 5 आदमी के लिए मान लीजिए कि इतना स्पेस, अब 5 आदमी के लिए इतना स्पेस हो गया, तो प्रेशर घटा कि बढ़ा, प्रेशर तो घट गया ना,
पहले 5 आदमी इतने जगह पर रहते थे, बिल्कुल छोटे से जगह पर एकदम मतलब श्रिंक करके सिकुड़ के रहते थे, तो प्रेशर ज्यादा था यहाँ। अब जो है साइज बड़ा हो गया है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रेशर रिड्यूस हुआ क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो क्या लिखेंगे, किसका वॉल्यूम, किसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, लंग के अंदर का, मतलब क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। लंग के अंदर का प्रेशर जो है वो क्या कर गया, रिड्यूस कर गया, क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया है। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, तो अंदर का प्रेशर कम हो गया। तो कह सकते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर रिड्यूसेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर रिड्यूस हो गया। अच्छा, डिफ्यूजन का लॉ क्या कहता है, क्या कह रहा है डिफ्यूजन का लॉ, डिफ्यूजन का लॉ कह रहा है कोई भी चीज का ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यही कर रहे हैं कि डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एयर है, वाटर है, कोई भी चीज है, उसका मूवमेंट कहां से कहां, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया लेकिन प्रेशर रिड्यूस हो गया। जब प्रेशर रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो एयर कहां से कहां जाएगा, ज्यादा से कम। तो एटमॉस्फेयर में एयर की मात्रा क्या है, ज्यादा, यहाँ पर एयर की मात्रा क्या है, लंग्स के अंदर कम, तो एयर का मूवमेंट किधर होगा, अंदर, लंग्स के अंदर एयर का मूवमेंट हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, इंस्पायरेशन। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रिड्यूस किया, मतलब नेगेटिव प्रेशर बन गया ना लंग्स में, नेगेटिव प्रेशर इनसाइड लंग्स, लंग्स के अंदर बन गया क्या, नेगेटिव प्रेशर, लंग्स के अंदर क्या बन गया, नेगेटिव प्रेशर बन गया लंग्स के अंदर। तो जब नेगेटिव प्रेशर बनेगा तो एयर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, एयर का मूवमेंट होगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टू, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, इसी को इंस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक, समझ में आया इंस्पिरेशन। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सपायरेशन। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में वही दोनों चीज इन्वॉल्व होगा, क्या क्या होगा, रिब्स का इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। देखिए अब सांस छोड़ रहे हैं, सांस जैसे ही छोड़े, जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे चला गया था वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, तो डायफ्राम तो वापस अपने पोजीशन पर आ गया है, और जो रिब्स और स्टर्नम रेज हुआ तो वापस वही अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए। तो लिख सकते हैं एक्सपायरेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, डायफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स, गेट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, गेट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। ठीक, और रिब्स का जो इंटरकोस्टल मसल है, रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, गेट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। तो जब दोनों ही गेट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन है, ध्यान रखिए, एक्सपायरेशन वो डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिए। डायफ्राम तो पहले क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट होकर के यहाँ आ गया था ना, ये वापस कहाँ चला जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगा डायफ्राम, रिलैक्स होकर पहुंच गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पर डायफ्राम।
और जो रिप्स विप्स जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल गए थे थोड़ा सा, वही वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिप्स भी और इंटरकोस्टल मसल भी, ये सभी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आ जाएंगे। तो अब जब जैसे ही हुआ तो अब तो सब कुछ वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। वहां पर सब बाहर, एक ऊपर बाहर जा रहा था और एक नीचे जा रहा था, तो थोरेसिक वॉल्यूम बड़ा हो गया। यहाँ पर तो आप रिलैक्स कर रहे हैं किसको, डायफ्राम को, और डायफ्राम वापस अपनी जगह पर भी लौट के जा रहा है, रिब्स भी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। अब थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और आपका थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कम हो जाएगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका जो पल्मोनरी वॉल्यूम है ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गया। जब थोरेसिक और पल्मोनरी वॉल्यूम दोनों रिड्यूस हुआ तो मैंने क्या बताया, अब जो है स्पेस छोटा हो रहा है। अब ये जो स्पेस है 5 आदमी वाला, ये छोटा है। पहले तो काफी बड़ा हो गया था, अब वापस फिर से छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, तो प्रेशर देखिए इंक्रीज करते हैं। किसका प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, सो क्या बोलते हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। लंग्स के अंदर है इसीलिए बोले इंट्रा। अब बोलते हैं कि लंग्स और हार्ट के बीच में जब इंटर शब्द का प्रयोग करेंगे तो दो चीजों के बीच की घटना है, लेकिन जब इंट्रा शब्द का प्रयोग करेंगे तो जिस इंटाइटी के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ वही इन्वॉल्व होगा, इसमें कुछ दूसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक, यहां देखिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव प्रेशर बना लंग्स के अंदर, पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड लंग्स। अब लंग्स के अंदर पॉजिटिव प्रेशर बन गया है। जब लंग्स के अंदर पॉजिटिव प्रेशर बन गया है तो फिर एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब लंग्स के अंदर एयर का कंसंट्रेशन जाता है किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर कहां से कहां चला जाएगा, हायर टू लोअर, मतलब फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। अरे बात समझ में, ये हो गया। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर गया, इसके कारण एयर क्या करेगा, मूव आउट करेगा, एयर मूव आउट, मूव्स आउट फ्रॉम lungs to environment. Lungs to तो दिक्कत, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन समझ में आया। एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक नॉर्मल और हेल्दी इंडिविजुअल 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स जो है वो रिस्पायर करता है। और एक्सटेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पायरेशन को मापने के लिए किस एक्सटेंट और किस कंसंट्रेशन में रिस्पायरेशन हो रहा है, इस चीज को मापने के लिए हम लोग जिस एपरेटस को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। तो हमने इंस्पायरेशन समझ लिया, हमने एक्सपायरेशन समझ लिया, हमने लंग्स के डायग्राम को देखकर वो भी हमारे समझ में आ चुका है कि वहाँ पर कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, कहाँ पर एल्वेलाई है, कहाँ पर लैरिंग्स है, क्या ट्रेकिया है, क्या कार्टिलेजियस है, सब कुछ आपके समझ में आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर सॉरी इस टॉपिक इस सब टॉपिक का है, हमने डायरेक्शन पढ़ लिया, हमने ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर लिया, अब हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं। और रिस्पायरेशन का जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा बच्चे, जिसमें हम आपको थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बताएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन हम 10th के लेवल आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि इंफॉर्मेटिव तो बने लेकिन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो लोड न डाल दें। तो वो हम थोड़ा सा आपको जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में जो बताएंगे, तो वहाँ पे आपको हम वेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बता दें। रिस्पायरेशन बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जरा देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रिस्पायरेटरी कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक वर्ड यूज़ किया जाता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या मतलब है इस टाइडल वॉल्यूम का? टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है
जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के समय जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर लेते हैं, नॉर्मली जब आप कोई आप स्ट्रीनस या हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको फोर्स इंस्पायरेशन या फिर क्विक रिस्पायरेशन की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल नॉर्मली जब नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जो आप इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है हर मिनट जो है लगभग 12 to 16 टाइम्स जो है रिस्पायरेशन कर सकता है। टाइडल वॉल्यूम जो है, जब आप नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं तो ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर किसके आसपास होगा, ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर होता है लगभग 500 ml। 500 ml जो होता है नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जो कि आप इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। तो 12 से 16 बार आप कर रहे हैं, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से, तो अराउंड जो है 6000 to 8000 ml ऑफ एयर जो है आप 1 मिनट के अंदर टाइडल वॉल्यूम के अंदर यूज कर रहे हैं। ये है। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IRV बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या मतलब है इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये है कि आप कितना एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड। आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर रहे हैं, कैसे, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के द्वारा, पूरी ताकत लगा के फोर्स्ड इंस्पायरेशन करके आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करते हैं, अंदर कर रहे हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग फोर्स इंस्पायरेशन के नाम से भी जान सकते हैं। इसका अमाउंट जो होता है वो लगभग 2500 से 3000 ml के आसपास होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा देखिए बच्चे, तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें क्या, इसको क्या कह सकते हैं, आप कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड करेंगे, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड, कैसे, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करके, बाय फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर आप फोर्स इंस्पायरेशन, जैसे यहाँ पर देखिए टाइडल वॉल्यूम का बात करेंगे तो नॉर्मल आप एयर इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, आप कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो फोर्स्ड इंस्पायरेशन करना है IRV, ERV। फोर्स्ड एक्सपायरेशन किए, प्रयास कर रहे हैं लंग्स से निचोड़ के सब एयर को बाहर फेंक दें, तो हो गया ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप पूरी ताकत से चाह रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड का सब एयर एक बाइग अपने लंग्स के अंदर डाल लें, पूरा ताकत से खींच रहे हैं। जब पूरा ताकत से खींचेंगे, फोर्स लगा देंगे, तो फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आप कितना खींच रहे हैं एटमॉस्फेयर से अपने लंग्स के अंदर। और जब आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे, ERV बोलते हैं इसको, यहाँ पर क्या है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो कि आप क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, कैसे, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, पूरी ताकत से एयर को बाहर की तरफ निकाल करके। इसका जो अमाउंट होता है वो लगभग 1000 से 1100 ml के आसपास होता है, ml, ये है इसका अमाउंट। नेक्स्ट देखिए RV, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या मतलब है भाई इसका, रेसिडुअल वॉल्यूम का, रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। आप पूरा ताकत से कर दिए, फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर दिए, प्रयास किए सब लंग्स को बाहर, लंग्स के सब एयर को बाहर निकाल देने का,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा एयर बच जाएगा आपके लंग्स के अंदर, सब एयर नहीं निकलेगा बाहर, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा दें। मतलब आप ईआरवी के वैल्यू को कितना भी चाहें ऊपर लेकर के जाने के लिए, लेकिन फिर भी आपके लंग्स के अंदर कुछ एयर बचा हुआ ही रह जाएगा। तो वो जो कुछ एयर बचा हुआ रह गया आपके लंग्स के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। पूरा ताकत लगा के एक्सपायरेशन किए, तब पर भी जो बचा हुआ थोड़ा वैल्यू रह गया एयर का, थोड़ा सा वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर, इसका वैल्यू लगभग 1100 से 1200 ml के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आईसी है। पहले तो आईआरवी पढ़े, ईआरवी पढ़े, आरवी पढ़े, अब पढ़ते हैं आईसी। आईसी का मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है भाई ये, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जरा इसको भी जाने हम लोग। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये हुआ सिंपल, टीवी प्लस आईआरवी, बस इतने याद रखिए, टीवी प्लस आईआरवी। टीवी का मतलब क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर, और आईआरवी का मतलब फोर्स्ड अमाउंट ऑफ एयर जो कि आपने अपने लंग्स के अंदर डाला है। तो नॉर्मल और फोर्स दोनों को जोड़ देंगे तो वही ना टोटल आप अंदर रख सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल खींचे एयर को एटमॉस्फेयर से, और उसके बाद पूरी ताकत लगा के फिर खींचने का प्रयास किए, तो नॉर्मल वाला एयर और फोर्स्ड वाला एयर जब दोनों को जोड़ देंगे वही ना आपका जो है सांस खींचने का कैपेसिटी है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये नॉर्मल वाला वॉल्यूम और ये फोर्स्ड वाला वॉल्यूम, दोनों को जोड़ देंगे, यही आपका कैपेसिटी है लंग्स का इंस्पायरेशन करने का। अब इसका उल्टा देखिए जरा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या मतलब है इसका, इसका हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, मतलब कितना कैपेसिटी है आपका एयर को अपने लंग्स एटमॉस्फेयर में बाहर फेंकने का। तो एक तो नॉर्मली आप जो एयर आप बाहर फेंके, अब पूरी ताकत लगा के निकाले, तो यही ना आपका कैपेसिटी है लंग्स से एयर को निकाल करके एटमॉस्फेयर तक पहुंचाने का या एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का। तो ये आपका हो गया टाइडल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ये हो गया आपका टीवी प्लस ईआरवी। ठीक, अब देखिए जरा, अब एक है लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी क्या कह रहा है, लंग कैपेसिटी क्या कहेगा, यह कहेगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। क्या मतलब हुआ भाई, टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी प्लस आईआरवी का, इसका मतलब ये हुआ, लंग कैपेसिटी नहीं बच्चे सॉरी, इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है बच्चे, टाइडल वॉल्यूम है, ईआरवी है और आईआरवी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन, आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, पूरा ताकत लगा के आपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर दिया है, पूरा फोर्स लगा के, आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप कितना खींच सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर। तो जब पूरा फोर्स्ड इंस्पायरेशन करेंगे तो कितना आप एयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड, या कितना फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर को आप अंदर खींच रहे हैं, मतलब इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड, इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। या अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखिएगा तो लिखिएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे देखिए, अब कह रहे हैं कि आप मान लीजिए फोर्स्ड इंस्पायरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स्ड इंस्पायरेशन की, तो कितना मैक्सिमम करेंगे बाहर, एक तो पहले नॉर्मल वाला बाहर करेंगे टीवी, फिर जो आपने फोर्स्ड इंस्पायरेशन वाला किया था वो
और फिर जो है ERV जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो इस तरीके से फोर्स्ड इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के बाद कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कर सकते हैं, वो चीज आपका कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। और इसी वाइटल कैपेसिटी के साथ, यहां देखिए बच्चे, इसी वाइटल कैपेसिटी के साथ, वाइटल कैपेसिटी के साथ मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, इस दोनों ही प्रोसेस के बाद, इस दोनों ही प्रोसेस के बाद जो एयर है उसके साथ आपके लंग्स में जो बचा हुआ एयर है, जिसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, उसको अगर जोड़ देंगे तो वही तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। तो वाइटल कैपेसिटी को हम लोग जोड़ दे रहे हैं किससे? रेसिडुअल वॉल्यूम से, रेसिडुअल वॉल्यूम से। तो वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारा टर्म। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता दूं, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर या बाहर करते हैं, इंस्पायर और एक्सपायर्ड करते हैं लंग्स के थ्रू, वो आपका कहता है टाइडल वॉल्यूम। फोर्स, ताकत लगा करके जो आप एयर अंदर खींचे, वो कहलाएगा IRV, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्स तरीके से पूरी ताकत लगा के जो एयर को आप बाहर की तरफ निकाले, एक्सहेल्ड किए, वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पूरा फोर्सली बाहर एयर को बाहर निकालने के बावजूद जो एयर आपके लंग्स में बचा हुआ रह गया, वो क्या कहलाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। अब बचा हुआ और फोर्स्ड इंस्पायरेशन, इस दोनों के अमाउंट को अगर आप, सॉरी, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम और फोर्स वाला जो है, मतलब